एपिसोड 2 की शुरुआत जेन के साथ कोर्ट रूम में टाइटेनिया के साथ उसके आमने सामने होने के बाद बहुत ध्यान आकर्षित करने के साथ होती है। जनता उसे शी-हल्क कहना शुरू कर देती है, एक ऐसा नाम जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। दुर्भाग्य से वह केस हार जाती है और उसका बॉस उसे निकाल देता है, जिससे उसका पूरा कानूनी करियर सिर पर चढ़ जाता है। जेन एक पारिवारिक सभा के लिए घर जाती है और अपनी बेरोजगारी के लिए कुछ अप्रत्यक्ष आलोचना प्राप्त करती है। आखिरकार उसके पिता के साथ उसका हार्दिक आदान प्रदान होता है, जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में मजबूत रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। जेन नौकरी के लिए साक्षात्कार की होड़ में जाती है और कई अस्वीकृतियों का सामना करती है। हालांकि कुछ समय बाद उसे होल्डन हॉलीवे, स्टीव कूल्टर द्वारा गुडमैन, लिबर, कर्टसबर्ग और होलीवे GLK&H नामक एक फर्म में नौकरी की पेशकश की जाती है। जेन एक झटके में स्वीकार कर लेती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह उनके सुपरह्यूमन लॉ डिवीजन की नई प्रमुख है। इसके अलावा उसे कार्यालय और अदालत कक्ष में शी-हल्क रूप में बताया गया है। जेन इस पद को लेने के लिए सहमत है यदि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त निक्की रामोस, अद्रक गोजागा को अपने पैरिएगल के रूप में नियुक्त करने की अनुमति है। चीजें और अधिक जटिल हो जाती हैं जब उसके पहले मामले के लिए जेन को अपने पैरोल के मामले में एमिल ब्लोंस्की उर्फ द एबोमिनेशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है। ब्लोंस्की ने ब्रूस को मारने की कोशिश की। द इनक्रेडिबल हल्क की घटनाओं का जिक्र करते हुए वह तुरंत निर्णय पर अपनी अरुचि दिखाती है। हालांकि उसके मालिक को परवाह नहीं है और जेन अपने संभावित ग्राहक को देखने जाती है। उसके आश्चर्य के लिए ब्लोंस्की मानव रूप में है और उसे एक सकारात्मक और आध्यात्मिक पक्ष दिखाता है। जेन अभी भी पूरी बात के बारे में अनिश्चित है और ब्रूस को फोन करता है। वह यह सुनकर खुश है कि जेन को एक नई नौकरी मिल गई है और उसे पता है कि वह ब्लोंस्की का प्रतिनिधित्व करने के साथ ठीक है। उन्होंने उल्लेख किया कि उनका संघर्ष वर्षों पहले था और उस व्यक्ति ने उन्हें हाल ही में एक हार्दिक हाइकू के साथ एक अच्छा पत्र भेजा था, इसलिए यह उन्हें बचाने की कोशिश करने लायक है। फिर हम ब्रूस को साकारन अंतरिक्ष यान पर सवार देखते हैं और वह बताता है कि उसे कुछ व्यवसाय की देखभाल करने की आवश्यकता है। अपने फैसले पर विश्वास करते हुए जेन ने मामले को स्वीकार करने के लिए होलीवे को फोन किया, लेकिन वह उसे समाचार देखने के लिए कहता है। रिपोर्ट में लीक हुए फुटेज को दिखाया गया है जिसमें ब्लोंस्की को एक भूमिगत लड़ाई क्लब में एबोमिनेशन, शांग-ची और द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स की घटनाओं के रूप में भाग लेते हुए दिखाया गया है, क्योंकि जेन स्थिति की जटिल प्रकृति को स्वीकार करता है। शी-हल्क का दूसरा एपिसोड अटॉर्नी एट लॉ पूरी कथा को एक साथ लाता है और एक बेहद तेज गति वाले पायलट के बाद इसे कानूनी कॉमेडी के रूप में सुलझाता है। निर्देशक कैट कोयरो पिछले एपिसोड से जारी है और कोर्ट रूम थीम के साथ सुपरहीरो तत्व में मिश्रण करने के लिए अच्छा है। तातियाना मसलनी का जन्म शी-हल्क की भूमिका के लिए हुआ था। वह अपने चरित्र को इतनी अच्छी तरह से निभाती है और वास्तव में एक सुपरहीरो को एक भरोसेमंद पक्ष प्रदान करती है। हास्य एक और मजबूत सूट है, हालांकि इसमें बहुत कुछ है। प्रासंगिक चरित्र क्षणों के लिए कुछ जगह छोड़ने के लिए यह शो अच्छा करेगा। उदाहरण के लिए टिम रोथ को 2008 के बाद एमिल ब्लोंस्की के रूप में वापसी करते हुए देखना बहुत अच्छा है, लेकिन अब तक उनके चरित्र को भी हास्य राहत के लिए कम कर दिया गया है। यह थोड़ा निराशाजनक है। पिछली बार जब हमने उसे देखा था तो उसने हल्क को एक क्रूर लड़ाई में लगभग नष्ट कर दिया था।